हेलो व्हाट्सअप गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल सीसी मंत्रा एजुकेशन अजमेर। तो जैसा कि स्टूडेंट्स आप लोग जानते हैं, हम क्लास 11th अकाउंट्स का जो चैप्टर पढ़ रहे हैं उसका नाम है बुक्स ऑफ ओरिजिनल एंट्री जनरल। तो जैसा कि स्टूडेंट मैं आपको प्रीवियस दो वीडियो के अंदर बेसिक एंट्रीज और ट्रेड डिस्काउंट और कैश डिस्काउंट के बारे में सिखा चुका हूं। तो जिन भी स्टूडेंट्स ने वो प्रीवियस 2 वीडियोज़ नहीं देखे हैं वो देख लें। उनका जो लिंक है वो उनको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। इस वीडियो के अंदर मैं आप लोगों को कुछ बैंकिंग ट्रांजैक्शंस की जर्नल एंट्री और असेट परचेज की जर्नल एंट्रीज के बारे में बताऊंगा। तो चलिए स्टूडेंट, हम लोग स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले स्टूडेंट आप लोग देख रहे हैं फर्स्ट ट्रांजैक्शन क्या है, पेड इनटू बैंक फॉर ओपनिंग अ करंट अकाउंट ₹25,000। यानी कि हमने बैंक में कैश डिपॉजिट कराया है करंट अकाउंट ओपन करने के लिए 25,000 का। तो यानी कि आप जानते हैं बिजनेस से रिलेटेड जो बैंक अकाउंट होता है, जो बैंक में ओपन किया जाता है, उसे करंट अकाउंट कहते हैं। ठीक है, तो करंट अकाउंट को ओपन करने के लिए 25,000 रुपीज़ जो हैं वो बैंक में क्या कराए हैं, जमा कराए हैं। तो कैश कहाँ जा रहा है, बैंक में जा रहा है। बैंक एक पर्सनल अकाउंट है, तो बैंक कौन है, रिसीवर है। तो हमें बैंक को क्या करना पड़ेगा, डेबिट करना पड़ेगा। और कैश एक रियल अकाउंट है, तो डेबिट व्हाट्स कम इन एंड क्रेडिट व्हाट्स गोज आउट। तो कैश जा रहा है तो हमें कैश को क्या करना पड़ेगा, क्रेडिट करना पड़ेगा। तो फर्स्ट ट्रांजैक्शन की एंट्री क्या होगी, फर्स्ट ट्रांजैक्शन की एंट्री होगी बैंक अकाउंट डेबिट, बैंक अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट 25,000 रुपीज़। और नरेशन में क्या आएगा, बीइंग कैश डिपॉजिटेड इन बैंक फॉर ओपन अ करंट अकाउंट। तो इसकी एंट्री क्या बनी, बैंक अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। अब सेकंड ट्रांजैक्शन देखते हैं, पेड इनटू बैंक ₹5,000। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब भी सेम ही है बच्चों, कि हमने बैंक में क्या जमा कराया है, कैश जमा कराया है। तो जब भी बैंक में कैश जाएगा तो क्या एंट्री होगी, जो हमने अभी करी, बैंक अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। लेकिन इसमें नरेशन क्या बनेगी, बीइंग कैश डिपॉजिटेड इनटू बैंक 5,000 रुपीज। थर्ड ट्रांजैक्शन क्या है, कैश डिपॉजिटेड इनटू बैंक ₹10,000। इसका मतलब भी सेम ही है कि हमने कैश जो है वो कहाँ जमा कराया है, बैंक में जमा कराया है। तो इसकी एंट्री भी क्या होगी, बैंक अकाउंट डेबिट टू कैश। अब आप सोच रहे होंगे सर तीनों ट्रांजैक्शन की एंट्री एक ही है, तो फिर चेंज क्या है। चेंज कुछ नहीं है बच्चों, बस ये बताने के लिए मैंने इन 3 ट्रांजैक्शन को यहाँ पर लिखा है कि ये इस एंट्री के ट्रांजैक्शन आपके सामने 3 तरीके से आ सकते हैं। कितने तरीके से आ सकते हैं, 3 तरीके से आ सकते हैं। और ये ट्रांजैक्शन यदि आपको समझ में आएंगे तो हम जब सब्सिडरी बुक्स पढ़ेंगे तो उसमें एक बुक आएगी कैश बुक। तो कैश बुक को बनाने के लिए हमें इन एंट्रीज की बेसिक नॉलेज होनी चाहिए और ये लैंग्वेज जो है ये हमें समझ में आनी चाहिए। तो अलग अलग तरीके से हमसे इस एंट्री को पूछा जा सकता है। या तो वो हमें लिख कर दे देंगे, पेड इनटू बैंक फॉर ओपनिंग अ करंट अकाउंट ₹25,000। अब बच्चा कंफ्यूज होता है कि यार करंट अकाउंट ओपन करने के लिए जो कैश है वो बैंक में जमा कराया है, तो वो पता नहीं कौन सी एंट्री कर देते हैं, क्या लिख देते हैं। इसका मतलब क्या है, कैश डिपॉजिटेड इन बैंक ही है। आपको करंट अकाउंट डेबिट और ऐसे कुछ लिखने की ज़रूरत नहीं है। यहाँ पर भी कहने का मतलब क्या है,
कैश डिपॉजिटेड इनटू बैंक ₹25,000। हम जब भी किसी बैंक के अंदर अकाउंट ओपन करते हैं तो हमें इनिशियली कुछ कैश जो है उस अकाउंट में क्या कराना पड़ता है, डिपॉजिट कराना पड़ता है। तो मतलब क्या हुआ, कैश डिपॉजिटेड इनटू बैंक ही तो हुआ। तो इस ट्रांजैक्शन की एंट्री भी बैंक अकाउंट डेबिट टू कैश ही बनेगी। पेड इनटू बैंक ₹5,000। अब इसका मतलब भी क्या है, कैश डिपॉजिटेड इन बैंक ही है, तो इसकी एंट्री भी यही बनेगी। कैश डिपॉजिटेड इनटू बैंक ₹10,000। इसका मतलब भी क्या है, हमने कैश जो है वो कहाँ जमा कराया है, बैंक में। इसकी जनरल एंट्री भी यही बनेगी। तो इस जनरल एंट्री को आपसे 3 तरीके से पूछा जा सकता है। अब आगे देखिए, गुड्स परचेज्ड एंड पेमेंट मेड बाय चेक ₹10,000। हमने गुड्स परचेज किया है और हमने उसका पेमेंट किसके थ्रू किया है, चेक के थ्रू किया है। तो हम एंट्री क्या करेंगे, ट्रांजैक्शन नंबर 4 की, परचेजेज अकाउंट डेबिट। परचेज अकाउंट डेबिट ही होता है, मैं आपको सिखा चुका हूँ। 2, अब कैश की जगह क्या लिखेंगे, अब कैश की जगह लिखेंगे बैंक अकाउंट, क्योंकि हमने कैश नहीं दिया, हमने क्या दिया है, चेक दिया है। तो पेमेंट कहाँ से जाएगा, पेमेंट जाएगा बैंक अकाउंट से। तो हम यहाँ पे क्या लिखेंगे, परचेजेज अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट ₹10,000। 5th ट्रांजैक्शन की एंट्री क्या होगी, कैश सेल ₹40,000। आउट ऑफ दिस अमाउंट ₹30,000 डिपॉजिटेड इन बैंक। हमने ₹40,000 का गुड्स क्या किया है, सोल्ड किया है, और उसमें से ₹30,000 हमने कहाँ पर डिपॉजिट कराए हैं, बैंक में डिपॉजिट कराए हैं। तो कुल मिला के हमने 40,000 का गुड्स बेचा है, तो सेल्स अकाउंट तो 40,000 से क्रेडिट होगा। बैंक में हमने जमा कराए हैं 30,000, तो बैंक 30,000 से डेबिट होगा। अब 10,000 जो है वो हमारे पास कैश के फॉर्म में पड़ा है, तो हम इसकी क्या एंट्री करेंगे, बैंक अकाउंट डेबिट, बैंक अकाउंट डेबिट ₹30,000, कैश अकाउंट डेबिट ₹10,000 और 2 सेल्स अकाउंट ₹40,000। ठीक है। अब देखिए, परचेज्ड फर्नीचर ₹10,000 एंड पेमेंट मेड बाय चेक। अब हमने फर्नीचर परचेज किया है और हमने उसका पेमेंट भी जो है वो चेक के थ्रू किया है। अब यहाँ पर परचेज अकाउंट डेबिट मत कर देना, क्योंकि मैं पहले भी समझा चुका हूँ कि परचेज अकाउंट केवल गुड्स की कंडीशन में ही डेबिट होता है। यहाँ पर फर्नीचर जो है वो क्या है, असेट है। क्या है, असेट है। तो यहाँ पर हम क्या एंट्री करेंगे, फर्नीचर अकाउंट डेबिट, क्योंकि हमारे पास फर्नीचर आ रहा है तो डेबिट करेंगे। फर्नीचर अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट। कितने रुपए का फर्नीचर परचेज किया है, ₹10,000 का। तो देखिए, एक ट्रांजैक्शन परचेज का था, हमने पेमेंट चेक के थ्रू किया, तो हमने यहाँ पर टू बैंक अकाउंट लिख दिया। एक ट्रांजैक्शन सेल्स का था, उसमें से कुछ अमाउंट हमने बैंक में जमा करा दिया। तो जैसे कि हमने यहाँ पर लिखा था कि हमने 40,000 रुपये की सेल करी है, 40,000 रुपीज़ की सेल्स करी है, और उसमें से 30,000 हमने बैंक में जमा करा दिए हैं। तो हमने बैंक को 30,000 से डेबिट कर दिया, कैश को 10,000 से डेबिट कर दिया, और सेल्स को 40,000 से क्रेडिट कर दिया। नेक्स्ट ट्रांजैक्शन था फर्नीचर ₹10,000 एंड पेमेंट मेड बाय चेक। तो हमने असेट परचेज करी है बिजनेस के लिए, तो हमने फर्नीचर को डेबिट कर दिया 10,000 से, और हमने इसका पेमेंट चेक के थ्रू किया है, इसलिए हमने बैंक को क्या कर दिया, क्रेडिट कर दिया। तो ये तीनों ट्रांजैक्शन आपको समझ में आए होंगे। एक बार इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप, और प्रीवियस वाली स्लाइड के अंदर भी देखिएगा, ये तीनों एंट्रियां सेम ही हैं, लेकिन इनको पूछने का तरीका क्या है, अलग अलग है। यानी कि आपने देखा कि 3 ट्रांजैक्शन है और तीनों ट्रांजैक्शन की सेम एंट्री बनी है, यानी कि
जब भी हम कैश को बैंक में जमा कराएंगे तो वो हमसे किसी भी वे में ये पूछ सकता है, ठीक है। अब देखिए आगे दोनों का स्क्रीनशॉट आपने ले लिया होगा। विड्रॉन फ्रॉम प्राइवेट यूज, हमने 5,000 रुपये पर्सनल यूज के लिए निकाले, ठीक है। तो यहाँ पर ये मेंशन नहीं है कि हमने बैंक से निकाले या हमने हमारे ऑफिस के गल्ले से निकाले। तो जब कुछ भी लिखा हुआ नहीं होता तो ध्यान रखिएगा कि इस कंडीशन में हम कैश ही मानेंगे। क्या मानेंगे? कैश ही मानेंगे। इसके जस्ट आप नीचे सेकेंड ट्रांजेक्शन देखिए, विड्रॉन फ्रॉम प्राइवेट यूज, यहाँ पर भी प्राइवेट यूज लिखा हुआ है, यहाँ पर भी प्राइवेट यूज लिखा हुआ है, लेकिन यहाँ पर साफ लिखा हुआ है कि फ्रॉम बैंक। तो जब तक फ्रॉम बैंक लिखा हुआ नहीं आए आपको कैश ही मानना है। तो फर्स्ट ट्रांजेक्शन जो यहाँ पर है ट्रांजेक्शन नंबर 7, इसमें क्या एंट्री होगी? इसमें होगी ड्राइंग्स अकाउंट डेबिट, ड्राइंग्स अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट, क्योंकि वहां पर बैंक वर्ड लिखा हुआ नहीं था। जब तक फ्रॉम बैंक लिखा हुआ नहीं आए तब तक आपको कैश अकाउंट को ही क्रेडिट करना है। इस चीज का आप ध्यान रखिएगा। अब जो ट्रांजेक्शन नंबर 8 है इसमें साफ लिखा हुआ है विड्रॉन फ्रॉम बैंक फॉर प्राइवेट यूज ₹10,000। तो यहाँ पर इसने साफ लिख कर दिया है कि उसने प्राइवेट यूज के लिए बैंक से निकाले। तो जब बैंक से निकालेंगे तो यहाँ पर टू कैश की जगह क्या आ जाएगा? टू बैंक आ जाएगा। तो ड्राइंग्स अकाउंट डेबिट, ड्राइंग्स अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट, कितने रुपए? 10,000 रुपीज। नेक्स्ट देखिए 9th ट्रांजेक्शन क्या है? विड्रॉन फ्रॉम बैंक ₹5,000। अब यहां पर प्राइवेट यूज वर्ड लिखा हुआ नहीं है बच्चों। तो जब तक प्राइवेट यूज लिखा हुआ नहीं आए तो यहां पर हम समझेंगे कि ये इन्होंने बिजनेस पर्पस से निकाले। कैसे निकाले हैं? बिजनेस पर्पस के लिए निकाले हैं। और जब बैंक से बिजनेस पर्पस के लिए निकालते हैं अमाउंट को तो ध्यान रखना वहां पर ड्राइंग को डेबिट नहीं करना है। तो यहां पर एंट्री करनी है कैश अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट, कैश अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट। एक बार इन तीनों ट्रांजेक्शन में आप वापस डिफरेंस समझ लीजिए, क्योंकि ये कैश बुक में बार बार आएंगे जब हम कैश बुक सीखेंगे। तो इसके लिए इनका बेसिक कंसेप्ट क्लियर होना क्या है, बहुत ज़रूरी होता है। जैसे जब हम कैश को बैंक में जमा कराते हैं, कैश डिपॉजिटेड इन बैंक, तो हम एंट्री करते हैं बैंक अकाउंट डेबिट टू कैश। एक तो आपको पता ही लग गया। और इसको आपको अलग अलग तरीके से कहा जा सकता है, जैसे ओपन करंट अकाउंट इन अ बैंक, ठीक है ना, पेड इनटू बैंक, कैश डिपॉजिटेड इनटू बैंक। तो अगर इन तीनों में से कुछ भी लिखा हुआ है तो इसका मतलब क्या है कि हमने कैश जो है वो बैंक में जमा कराया है। और जनरल एंट्री क्या बनेगी? बैंक अकाउंट डेबिट टू कैश। लेकिन बैंक से जब हम पैसे निकालते हैं तो उसके दो पर्पस हो सकते हैं, या तो हम अपने पर्सनल यूज़ के लिए निकालेंगे या हम बिजनेस यूज़ के लिए निकालेंगे। तो जब हम पर्सनल यूज़ के लिए निकालते हैं, किसके लिए निकालते हैं? जैसे देखिए यहाँ पर हमने बैंक से पैसे पर्सनल यूज़ के लिए निकाले हैं, तो यहाँ पर साफ लिखा हुआ है फॉर प्राइवेट यूज़। तो जब हम बैंक से पैसे पर्सनल यूज़ के लिए निकालेंगे तो हम ड्राइंग्स अकाउंट को डेबिट करेंगे। किसको डेबिट करेंगे? ड्राइंग्स अकाउंट को डेबिट करेंगे। लेकिन यहाँ पर ऐसा कुछ भी लिखा हुआ नहीं है। यहाँ पर सिर्फ सिंपल लिखा हुआ है कि बैंक से 5,000 रुपये निकाले। यहाँ पर प्राइवेट यूज़ वर्ड लिखा हुआ नहीं है। जब प्राइवेट यूज़ वर्ड लिखा हुआ नहीं होता तो इसका मतलब होता है कि बैंक से पैसे किसके लिए निकाले हैं? बिजनेस यूज़ के लिए निकाले हैं। तो यहाँ पर हमें कैश अकाउंट को डेबिट करना पड़ता है। तो दोनों ट्रांजैक्शन को आप ध्यान से देखिए, ये बहुत इंपॉर्टेंट ट्रांजैक्शन है। अगर पर्सनल यूज़ के लिए निकालोगे तो ड्राइंग को डेबिट करोगे, और ऑफिस यूज़ के लिए निकालोगे तो कैश को डेबिट करोगे। और पहला वाला ट्रांजैक्शन क्या था? यहाँ पर भी प्राइवेट यूज़ के लिए निकालें,
लेकिन उसने ये नहीं कहा कि बैंक से निकालें, तो इसका मतलब है ऑफिस से निकालें। तो यहाँ पर टू बैंक मत कर देना, यहाँ पर टू बैंक तभी आएगा जब बैंक से निकाले हो, वरना हम यहाँ पर टू कैश ही लिखेंगे। जैसे सेकंड ट्रांजेक्शन में बैंक लिखा था तो हमने टू बैंक करा, ठीक है ना। तो ये तीनों ट्रांजेक्शन बहुत ही इंपॉर्टेंट ट्रांजेक्शन है, ध्यान से देखिए और समझ लीजिए इनको। तो विड्रॉन फ्रॉम प्राइवेट यूज कुछ भी लिखा हुआ नहीं है, इसका मतलब ऑफिस से निकालें। तो ड्राइंग्स अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट, ठीक है। विड्रॉन फ्रॉम बैंक फॉर प्राइवेट यूज, यहाँ पर फ्रॉम बैंक लिखा हुआ है, तो ड्राइंग अकाउंट डेबिट टू बैंक। विड्रॉन फ्रॉम बैंक, अब किस लिए निकाले ये पता नहीं है तो ऑफिस यूज ही मानेंगे। कैश अकाउंट डेबिट टू बैंक, इन तीनों का स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप फटाफट से, बहुत ही इंपॉर्टेंट ट्रांजेक्शन है ये तीनों। ये बेसिक है कैश बुक का, ये जनरल एंट्रियां अगर समझ में आ गई तो कैश बुक इजीली समझ में आ जाएगी। ले लिया। अब देखिए लास्ट ट्रांजेक्शन, लास्ट ट्रांजेक्शन क्या है, प्लेस्ड ऑन फिक्स्ड डिपॉजिट अकाउंट एट बैंक बाय ट्रांसफरिंग फ्रॉम करंट अकाउंट ₹20,000। हमने अपने बैंक के करंट अकाउंट से ₹20,000 बैंक में ही फिक्स्ड डिपॉजिट अकाउंट में क्या कर दिए, ट्रांसफ़र कर दिए। तो भाई हम क्या करते हैं, जब हमारे पास एक्स्ट्रा मनी होती है तो हम उसकी एफडी करा देते हैं। तो यहाँ पर इस बिजनेसमैन ने क्या किया है, इसके करंट अकाउंट से इसने ₹20,000 को एफडी में डिपॉजिट करा दिया है, यानी कि इन्होंने ₹20,000 की क्या बनवा ली है, बैंक से एफडी बनवा ली है, ताकि इनको इंटरेस्ट रिसीव्ड हो सके। तो इन्होंने करंट अकाउंट से पैसे कहाँ पे ट्रांसफ़र कर दिए हैं, फिक्स्ड डिपॉजिट अकाउंट में। तो इसकी एंट्री क्या होगी, इसकी एंट्री मैं यहाँ पर कर देता हूँ बच्चों। तो इसकी एंट्री होगी ट्रांजेक्शन नंबर 10, फिक्स्ड डिपॉजिट अकाउंट डेबिट, फिक्स्ड डिपॉजिट अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट, क्योंकि करंट अकाउंट को तो हम बैंक अकाउंट ही लिखते हैं। तो करंट अकाउंट से पैसा कहाँ चले गया, फिक्स्ड डिपॉजिट अकाउंट में चला गया। तो फिक्स्ड डिपॉजिट अकाउंट क्या हो गया, डेबिट हो गया। कितने रुपए जमा कराए हैं, 20,000, तो यहाँ पर हम ₹20,000 लिख देंगे। तो ऐसा भी होता है कि हम अपने करंट अकाउंट से कुछ पैसा जो है एफडी अकाउंट में ट्रांसफ़र कर देते हैं, तो उस कंडीशन में फिर ये एंट्री करते हैं, फिक्स्ड डिपॉजिट अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट ₹20,000। तो ये चारों ट्रांजेक्शन ही बहुत इंपॉर्टेंट ट्रांजेक्शन थे बच्चों, एक बार इनका आप स्क्रीनशॉट जरूर ले लो। अब देखिए नेक्स्ट, अब ये फिक्स्ड असेट से रिलेटेड ट्रांजेक्शन है। जब भी हम फिक्स्ड असेट्स को परचेज करते हैं तो परचेज करने से लेकर उसको यूज में लाने तक हम उस पर जितने भी खर्चे करेंगे वो उसकी कॉस्ट में ही ऐड होंगे। ये कैपिटलाइजेशन एक्सपेंडिचर कहलाते हैं, ठीक है। तो यानी कि कहने का मतलब क्या है, आज शोरूम से आपने कोई बाइक खरीदी तो उसकी शोरूम प्राइस, उस पर जो आपने रोड टैक्स दिया वो, आरटीओ का जो पैसा दिया वो, इंश्योरेंस करवाया वो, उस पर एसेसरीज लगवाई वो सब उसकी कॉस्ट में ही जुड़ता है। ऐसे अगर हम कोई मकान बनाते हैं तो मकान के लिए हमने ईंटें मंगाई, बजरी मंगाई, सीमेंट मंगाई, लोहे के सरिये मंगाए, तो उन सब का पैसा मकान की कॉस्ट में ही क्या किया जाता है, ऐड किया जाता है। तो इन ट्रांजेक्शन के अंदर हम इसी बात को सीखने वाले हैं। तो देखिए यहाँ पर क्या लिखा हुआ है, परचेज्ड अ मशीनरी बाय गिविंग अ चेक। पहली बात तो हमने चेक दिया है मशीनरी कितने की खरीदी है, 3 लाख रुपीज़ की, एंड पेड ₹25,000 इन कैश, ये कैश में पे किया है हमने, एज वेजेस ऑन इट्स इंस्टॉलेशन, ऑन इट्स इंस्टॉलेशन। जैसे हम घर पर एसी खरीद के लाते हैं, ठीक है, तो एसी के साथ हमको उसको इंस्टॉल भी तो कराना पड़ेगा।
तो उसके इंस्टॉलेशन चार्जेस भी कंपनी हमसे क्या करती है, वसूल करती है। तो उसे हम एसी की कॉस्ट में ही इन्वॉल्व करते हैं ना। तो यहाँ पर मशीनरी की जो कॉस्ट है वो 3 लाख रुपीज़ नहीं है, यहाँ पर मशीनरी की कॉस्ट क्या हो गई, 3,25,000 रुपीज़ हो गई, क्योंकि 3 लाख की तो मशीनरी है और 25,000 रुपीज़ हमने उसकी इंस्टॉलेशन पर खर्च किए हैं। तो वापस मेरी बात को नोट कर लीजिए कि अगर कोई हम असेट खरीदते हैं और उसको यूज़ में लाने तक हम उसके ऊपर जितने भी खर्चे करेंगे वो उसकी कॉस्ट में ही ऐड किए जाएंगे। तो यहाँ पर हम एंट्री क्या करेंगे, ट्रांजैक्शन नंबर 11 की एंट्री क्या होगी, ये होगी मशीनरी अकाउंट डेबिट। क्या होगी, मशीनरी अकाउंट डेबिट 3,25,000 रुपीज़ होगी बच्चों। कई बच्चे क्या करेंगे, मशीनरी अकाउंट डेबिट टू बैंक, वेजिस अकाउंट डेबिट टू कैश, वो वेजिस की एंट्री अलग करके आएंगे। लेकिन यहाँ पर जो वेजिस हम दे रहे हैं वो उसकी इंस्टॉलेशन पे दे रहे हैं, तो ये वेजिस जो है मशीनरी की कॉस्ट में ही ऐड करनी पड़ेगी, इसकी अलग से जनरल एंट्री नहीं करनी है। एग्जाम में गलती मत कर देना बच्चों, मैं फिर बता रहा हूँ कि किसी एसेट को परचेज कर जब हम करते हैं तो उसको यूज़ में लाने तक हम जितने भी एक्सपेंडिचर करेंगे वो उसकी कॉस्ट में ही ऐड किए जाएंगे। तो मशीनरी अकाउंट डेबिट कितने रुपए से, 3,25,000 रुपीज़ से। हमने बैंक से पेमेंट कितने का किया है, टू बैंक अकाउंट 3 लाख रुपीज़, क्योंकि 3 लाख का पेमेंट तो हमने चेक के थ्रू किया है तो टू बैंक अकाउंट आ जाएगा। और 25,000 रुपीज़ का पेमेंट हमने कैश में किया है तो टू कैश अकाउंट आ जाएगा। तो इसकी जनरल एंट्री इस तरीके से होगी, मशीनरी अकाउंट डेबिट टू कैश मशीनरी अकाउंट डेबिट टू बैंक टू कैश। ठीक है, अब नेक्स्ट ट्रांजेक्शन देखिए, वो भी इसी तरीके का है। ब्रिक्स फॉर रुपीज़ 15 लाख, हमने कितने लाख रुपए की ईंटें खरीदी है, 15 लाख रुपए की हमने ईंटें खरीदी है। टिम्बर फॉर रुपीज़ 10 लाख, हमने 10 लाख रुपए की लकड़ी खरीदी है। परचेज्ड फॉर द कंस्ट्रक्शन ऑफ बिल्डिंग, तो भाई ये बिल्डिंग की कॉस्ट में ही तो ऐड करेंगे हम इसकी अलग अलग एंट्री नहीं करेंगे, ब्रिक्स अकाउंट डेबिट, टिम्बर अकाउंट डेबिट, ऐसी एंट्री नहीं करेंगे। हमने ये किस पर्पस से खरीदी है, बिल्डिंग बनाने के पर्पस से, तो ये बिल्डिंग की कॉस्ट में क्या होंगे, इंक्लूड करेंगे इनको। एंड पेमेंट मेड बाय चेक, हमने पेमेंट किसके थ्रू किया है, चेक के थ्रू। तो अलग अलग एंट्री नहीं करनी है, ध्यान रखना। यहाँ पर एंट्री क्या की जाएगी, यहाँ पर एंट्री की जाएगी बिल्डिंग अकाउंट डेबिट। हाँ, टिम्बर और ब्रिक्स की इंफॉर्मेशन हम नरेशन में दे सकते हैं कि भाई हमने ये 25 लाख का जो पेमेंट किया है, 25 लाख का जो हम पेमेंट कर रहे हैं, इसमें 15 लाख रुपीज़ की ब्रिक्स है और 10 लाख रुपीज़ की टिम्बर है। ये हम नरेशन में ज़रूर मेंशन करेंगे, लेकिन यहाँ पर अलग अलग एंट्री नहीं करेंगे। उसी तरह हमने 3 लाख रुपीज़ मशीनरी के पे किए हैं और 25,000 रुपीज़ वेजिस के पे किए हैं, इंस्टॉलेशन वेजिस के, ये हम नरेशन में मेंशन करेंगे, लेकिन अलग अलग एंट्री नहीं करेंगे। तो बिल्डिंग अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट, क्योंकि हमने चेक के थ्रू पेमेंट किया है, तो कितने हो जाएंगे, 25 लाख रुपीज़। हम यहाँ पे नरेशन लिख देंगे, बीइंग ब्रिक्स एंड टिम्बर परचेज्ड फॉर कंस्ट्रक्शन ऑफ बिल्डिंग। ठीक है, तो इस तरह की नरेशन हम लिखेंगे, लेकिन अलग अलग एंट्री नहीं करेंगे, ये बिल्डिंग की कॉस्ट में ही क्या होंगे, इंक्लूड होंगे। जैसे मशीनरी के इंस्टॉलेशन चार्जेस को भी हमने मशीनरी में ही क्या कर दिया, ऐड कर दिया। नेक्स्ट देखिए, परचेज्ड एंड ओल्ड मशीनरी फॉर रुपीज़ 1 लाख। ध्यान से सुनिएगा, हमने एक सेकेंड हैंड मशीनरी परचेज की है 1 लाख रुपए की, 1 लाख रुपीज़ की, एंड स्पेंट रुपीज़ 5,000 ऑन इट्स कैरेज, यानी कि हमने उसको अपनी फैक्ट्री तक लाने के 5,000 रुपीज़ जो है कैरेज के पे किए हैं। कैरेज का मतलब होता है गाड़ी भाड़ा। ठीक है,
एंड ₹20,000 ऑन इट्स इमीडिएट रिपेयर्स। हमने उसकी तुरंत मरम्मत पर कितने रुपए खर्च किए हैं? ₹20,000। एंट्रीज पेमेंट इज मेड बाय चेक। भाई यहाँ पर आपको एक चीज़ ध्यान रखनी है, बच्चे कंफ्यूज होंगे, यार सेकेंड हैंड मशीनरी खरीदी है, नई थोड़ी ना खरीदी है, तो एंट्रियाँ तो अलग अलग ही करनी है। भाई सेकेंड हैंड मशीनरी भले से ही खरीदी हो, लेकिन हमारे लिए तो वो नई है ना। सेकेंड हैंड हुई तो क्या हुआ, हम तो उसको फर्स्ट टाइम ही परचेज कर रहे हैं ना, तो हमारे लिए तो वो न्यू मशीनरी की तरह ही होगी। तो हम जितना भी खर्चा उसके ऊपर कर रहे हैं वो उसकी कॉस्ट में ही क्या किया जाएगा? ऐड किया जाएगा। इस चीज़ को ध्यान रखना। यहाँ पर ओल्ड मशीनरी देखकर कंफ्यूज नहीं होना। भले से ही वो मशीनरी ओल्ड हो, लेकिन हमारे लिए वो क्या है? न्यू मशीनरी है। कौन सी मशीनरी है? न्यू मशीनरी है। तो हम यहाँ पर क्या एंट्री करेंगे? हम एंट्री करेंगे मशीनरी अकाउंट डेबिट, ट्रांजैक्शन नंबर 13। हम एंट्री करेंगे मशीनरी अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट। तो 1,05,000 और 1,25,000। तो टोटल पेमेंट हमने कितना किया है? 1,25,000 का पेमेंट किया है। तो सारे के सारे एक्सपेंसेस मशीनरी की कॉस्ट में क्या किए जाएंगे? ऐड किए जाएंगे। अब देखो, पेड ₹2,500 फॉर रिपेयरिंग द ऑफिस फर्नीचर। अगर हम किसी एग्जिस्टेंस असेट के ऊपर मेंटेनेंस के लिए कोई पैसा खर्च करते हैं तो उसे कॉस्ट में नहीं जोड़ते। अब यहाँ पर क्या लिखा हुआ है कि भाई हमने 2,500 रुपये ऑफिस फर्नीचर की मरम्मत पर खर्च किए हैं, रिपेयरिंग पर खर्च किए हैं। रिपेयरिंग, अब यहाँ पर इस ट्रांजैक्शन में यहाँ पर कहीं भी नहीं लिखा हुआ है कि न्यू फर्नीचर की रिपेयर पर खर्च किए हैं। ऐसा कहीं लिखा हुआ है क्या? नहीं लिखा हुआ है। यानी कि ये फर्नीचर ऑलरेडी हमारे ऑफिस में था, उसमें टूट फूट हो गई थी, अब हमने उसकी मेंटेनेंस के लिए उसकी रिपेयरिंग कराई ताकि वो थोड़े समय के लिए और चल जाए। तो जब किसी जो असेट आपके पास पहले से ही होती है और उसके ऊपर अगर आप कोई खर्चा करते हो तो उसे कॉस्ट में नहीं जोड़ते हैं। यहाँ पर क्या एंट्री होगी? यहाँ पर एंट्री होगी रिपेयरिंग अकाउंट डेबिट, रिपेयरिंग अकाउंट डेबिट टू। अब हमने कैश में पेमेंट किया है तो टू कैश अकाउंट 2,500। यानी कि कॉस्ट में कब जुड़ता है? जब आप कोई न्यू असेट परचेज करते हैं। लेकिन अगर आप किसी ओल्ड असेट की मेंटेनेंस पर खर्च करते हैं तो उससे कॉस्ट में ऐड नहीं किया जाता, उसकी तो एंट्री फिर इसी तरीके से होती है। आ गई बात समझ में? तो ध्यान रखिएगा, यहाँ पर बहुत ही इम्पॉर्टेंट कंसेप्ट है ये, और ये बहुत काम आने वाला है बच्चों आगे की अकाउंट्स के अंदर। तो ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है कि जब भी कोई नई असेट खरीदेंगे और उसको यूज़ में लाने तक उसके ऊपर जो भी खर्चा करेंगे वो उसकी कॉस्ट में जोड़ेंगे। लेकिन अगर किसी ओल्ड असेट के ऊपर खर्चा करेंगे उसकी मेंटेनेंस के लिए तो वो कॉस्ट में ऐड नहीं होता, उसकी तो सिंपल एंट्री की जाती है जैसे हम नॉर्मल एक्सपेंडिचर्स की करते हैं। और बैंक के ट्रांजैक्शन भी मैंने आपको बता दिए। एक तो जब हम कैश को बैंक में डिपॉजिट कराते हैं तो क्या एंट्री करते हैं, जब हम बैंक से पर्सनल यूज़ के लिए निकालते हैं, जब हम बैंक से ऑफिस यूज़ के लिए निकालते हैं तो क्या एंट्री करते हैं। तो ये सब बातें अपन ने इस क्लास के अंदर सीखी। तो इस क्लास के अंदर मैंने आपको बैंकिंग ट्रांजैक्शन और फिक्स्ड असेट को परचेज करने से रिगार्डिंग जो बातें हमको ध्यान रखनी चाहिए उनके बारे में जो भी ट्रांजैक्शन बन सकते थे जनरल एंट्रीज के, वो मैंने आपको इस क्लास में सिखाई। तो बच्चों इस क्लास को हम यहीं पर ओवर करेंगे, और यदि आपको मेरी क्लासेस पसंद आ रही है तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक ज़रूर करिए, शेयर ज़रूर करिए और सब्सक्राइब ज़रूर करिए, और कमेंट करना बिल्कुल भी मत भूलिए। तो बच्चों अब हम मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू वेरी मच।